तीन अमेरिकन F-15 जो हैं वो शूट हुए हैं बाय द फ्रेंडली फायर। सो ईरान इनके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट थी। फिर ईरान ने ये भी कहा हुआ था कि इजराइल एक नाजायज रियासत है जिसका खात्मा जरूरी है। ईरानियन समझते हैं, उन्होंने देखा है कि इराक में क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कि लीबिया में क्या हुआ, उन्होंने इन सारी जगहों पे देख लिया है कि कहीं भी यहाँ पे चेंज ऑफ रजीम की कोशिश की गई है उधर तबाही ही आई है। अब मिडल ईस्ट देख रहा है कि उसकी इकोनॉमी तो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। अब और अमेरिका ने जो इनकी टॉप लीडरशिप के साथ किया है, तो ईरान के अंदर एक बहुत गम और गुस्से की लहर पाई जाती है और वो कह रहे हैं कि अब ये सीज फायर मांगेंगे भी तो हम इनको सीज फायर नहीं देंगे, हम इस जंग को किसी एक सर्टन कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, वरना तो हर 6 महीने के बाद हमारे साथ ये लोग यही किया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मुतफ़ फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात कर लें जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की एक सूरत हाल बनी हुई है। एक तो ओवरऑल बताएं कि इस टाइम क्या क्या चीजें मौजूदा सिचुएशन में हो रही हैं, ईरान ने किस तरह का जवाब दिया है, अमेरिका क्या करेगा। और सेकंड, एयर मार्शल भी हैं, आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। कितने अमेरिकन जो जेट्स हैं वो गिराए हैं ईरान ने ओवरऑल? पहले मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब दे दूं कि देखें, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर। यानी कि सच जो है सबसे पहले वो भेंट चढ़ जाता है जब भी कोई एक जंग शुरू होती है। हम्म। तो ये वॉर्स बड़ी जल्दी आजकल के दौर में, आजकल के हम्म। बल्कि क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देखते थे कि हिटलर ने तो एक पूरा डिपार्टमेंट ही अंडर गोबल्स लगाया हुआ था जो हम्म। फॉर प्रोपेगेंडा एंड ऑल दैट। सो आजकल हम्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मतलब सीइंग इज बिलीविंग कि आप ट्रूथ खुद अपनी आंखों से जब तक ना देख लें। बिकॉज एआई भी आ गई है, हम्म। बहुत सारी फिक्टिशियस वीडियोस भी बन जाती हैं, बिल्कुल रियल टाइम की हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो चीजें अब तक प्रूव हुई हैं वो ये है कि तीन अमेरिकन F-15 जो हैं वो शूट हुए हैं बाय द फ्रेंडली फायर। इसका मतलब है कि अपने ही कोईती एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको शूट कर हम्म। दिया था। किस वजह से शूट किया गया था? नेचुरली जाहिर है कोई ना कोई उसके अंदर एक टेक्निकल ग्लिच होगी। जैसे कहते हैं कि IFF एक पुर्जा लगा होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। अगर वो मैल फंक्शन करे, अगर उसको ऑन ना किया जाए, विच इज वेरी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, तो तब ये बात आ सकती है। या मिसाइल्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन वाले फीचर किसी वजह से हम्म। उसके अंदर प्रॉब्लम हो, तो फिर अपने ही जहाजों को शूट, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी यही हुआ है। इसके अलावा तो हम्म। कोई खबर नहीं है, वरना ईरान जरूर बताता अगर उसने अपनी फिजा में शूट किए होते कोई। और वैसे भी जहाज जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। आजकल लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग होती है, सो नोबडी इज हम्म। कमिंग ऑन टॉप ऑफ द टारगेट्स। हम्म। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है। दूसरा सवाल आपका कि हो क्या रहा है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज बाय नाउ कि क्या गेम चल रही है। इसराइल की ये एक नाजायज जो वो रीजनल सुपरमेसी चाहता है, ये हम्म। उसी की गेम है। और अमेरिका की जो एक वो वर्ल्ड हेजेमनी चाहता है, ये उसका हम्म। एक हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि इसराइल अब अमेरिका के ट्रेडिशनली बहुत क्लोज है, सो मच क्लोज के कुछ लोग कहते हैं कि इट्स एक्चुअली स्टेट ऑफ अमेरिका, और प्रूव भी अभी तक इसी तरह हुआ है। सो हम्म। दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो कोइंसाइड हो चुके हुए हैं। मतलब वेस्टर्न हम्म। पावर ने इसको एक chaos का इंजन बनाया हुआ है इन दिस रीजन। किस रीजन हम्म। को कंट्रोल किया जाए बाय बाय हैविंग एन एलाई, जिससे सबको डरा के हम्म। रखा जाए। लेकिन एक ही था हम्म। ऐसा कंट्री जो नहीं डर रहा था, इन ट्रू सेंस, दैट वाज ईरान। सो ईरान इनके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट थी। फिर ईरान ने यह भी कहा हुआ था कि इजराइल एक नाजायज रियासत है जिसका खात्मा हम्म। जरूरी है। सो दोनों के अंदर बड़े बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 1979 से पहले, रेवोल्यूशन से पहले, जो 4 फ्लाइट्स तल अवीव और तेहरान के दरमियान में वीकली 4 फ्लाइट्स होती थी। यानी कि इतने अच्छे रिलेशनशिप थे उससे पहले इनके दरमियान। हम्म। जी। जी जी। जी जी। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम चलें तो
जो जिस तरह ईरान ने जवाब दिया, जहां तक लगता है, और बहुत सारे एनालिस्ट यही कहते हैं कि शायद अमेरिका और इसराइल को आइडिया नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर ईरान जवाब देगा। जिस तरह उन्होंने मिसाइल दागे हैं ना सिर्फ अमेरिकन एयर बेसिस पर, बल्कि उनके जो वो इब्राहिम लिंकन और इस टाइप की बेशुमार जो इनके यहाँ पर असासे हैं अमेरिका के, और फिर तिल अबीब में जो इन्होंने ईरान ने मिसाइल दागे हैं। तो ये कब तक ये जंग जारी रख सकते हैं? कितना मिलिट्री और इस तरह के मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ईरान के पास मौजूद है? देखिए, ईरान के पास कितने मिसाइल मौजूद हैं, इसका तीन तरह के तज्जिया निगार हैं जो हमेशा इसके बारे में कोई रिपोर्ट देते हैं। एक है वेस्टर्न तज्जिया निगार, वो बताने की कोशिश करते हैं। एक इजरायली सोर्सेज, और तीसरा अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज। सो इन सबको जो अभी तक के ऑथेंटिक एस्टिमेट्स ही जा रहे हैं, वो तो बात करते थे कोई 3 से 4 हज़ार मैक्सिमम। लेकिन आप हम्म। देखेंगे कि बाज मीडियाज हैं वो 50-50 हज़ार की बात करते हैं, विच इज वेरी अनरियलिस्टिक मेरे ख्याल में। सो हम्म। इससे फिगर 3-4 हज़ार से बढ़ भी थोड़ी सी सकती है, बट 50 हज़ार या लाख इस तरह की बात करना मुश्किल है। ये इतनी कैपेबिलिटी तो शायद अमेरिका के पास भी ना हो और रशिया के पास भी ना हो। हम्म। और ये तीन तरह के ज़ाहिर है, शॉर्ट रेंज भी हैं इसके अंदर, मीडियम रेंज भी हैं और स्लाइटली लॉन्गर रेंज भी हैं। इसी तरह इनके अंदर क्रूज मिसाइल्स भी हैं, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब री एंट्री व्हीकल्स भी हैं। सो बहुत एक्यूरेट भी हैं, बड़े डेडली भी हैं। 1500 से 18-2000 किलोग्राम तक भी वेट उठाने के काबिल हैं। सो ये इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी है ईरान की। अब ये कहना कि अमेरिका और इसराइल को अंदाजा नहीं था कि क्या होगा, उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था। उन्होंने बड़ी अच्छी वॉर गेमिंग की हुई थी। दे प्रिसाइजली न्यू कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। बाज़ औक़ात आप, जो दुश्मन होता है उसकी जो विल है उसको असेस करने में नाकाम हो जाते हैं। जैसे मेरे हम्म। अपने ख्याल में शायद अमेरिका और इसराइल ने ये सोचा था कि जब वो टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे, जो कि उन्होंने बहुत महीनों से प्लान बनाया होगा, और उसके लिए उन्होंने 100% इंश्योर किया होगा कि विद इन फर्स्ट 48 आवर वो ये कर दें, तो उनके ख्याल था कि शायद जब वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ख़त्म कर देंगे तो उसकी वजह से इतना एक क्यास आ जाएगा या लीडरशिप के अंदर इतना गैप आ जाएगा कि उसकी वजह से शायद एक जिस उधड़ना शुरू हो जाएगा ईरान हम्म। क्विकली। और उस वक्त फिर वो इंस्टिगेट करके और वर्ल्ड मीडिया के थ्रू और डिफरेंट तरीकों से कोशिश करेंगे कि अंदर एक एनार्की फैले, और उससे, लेकिन उसके बरक्स हुआ है। अवाम जो है वो खड़ी हो गई है गवर्नमेंट के साथ। होता है बाज़ औक़ात रेजिलियंस जो है, हम्म। तो वो जो फेंस सिटर भी होते हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ आ गए हैं, और यही हुआ। और अगर आप मुझसे पूछते और मेरी असेसमेंट वॉर से पहले कहते, तो ईरान की हिस्ट्री को देखते हुए, उनकी रीसेंट हिस्ट्री को देखते हुए, यही कंक्लूड करना इंसान कंक्लूड कर सकता था। बिकॉज ईरानियन समझते हैं, उन्होंने देखा है कि इराक में क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कि लिबिया में क्या हुआ, उन्होंने इन सारी जगहों पे देख लिया है कि कहीं भी हम्म। जहाँ पे चेंज ऑफ रजीम की कोशिश की गई है, उधर तबाही ही आई है। कभी भी नहीं हुआ कि एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइलिंग डेमोक्रेसी आ गई और लोग झुक के अमेरिका को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार कितनी अच्छी चेंज आ गई है। कहीं भी नहीं दुनिया में हुआ। तो ईरानियंस इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको नज़र आ रहा था। तो उसकी वजह से इस मौके पे उन्होंने कहा कि अपने मुल्क के पीछे खड़े होते हैं। तो ये चीज़ एक अनएक्सपेक्टेड हो गई है इसराइल और अमेरिका के लिए। और दूसरा ये है कि इसराइल उनका शायद ये ख्याल होगा कि ईरान वॉर को इतनी जल्दी जो है इस विट्रिक फॉर्म नहीं देगा और फैला नहीं देगा। और जैसे ही ईरान ने पहले ही दिन के बाद जंग को फैलाना शुरू कर दिया और अमेरिकन टारगेट्स जो गल्फ में हैं, उनको लेना शुरू कर दिया और स्टेट ऑफ हुर्मुज को अनसेफ बना दिया, तो सारी इक्वेशन हम्म। यकसर चेंज होकर रह गई है। अब मिडल ईस्ट देख रहा है कि उसकी इकोनॉमी तो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी अगर सूरत हाल ऐसी ही रही। तो ऑब्वियसली ये अब ईरान की विक्ट्री है अगर वो सब फोर्स करते हैं अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि इस जंग को रोकना है। लेकिन फिर इसराइल और अमेरिका ने जो इनकी टॉप लीडरशिप के साथ किया है, तो ईरान के अंदर एक बहुत गम और गुस्से की लहर पाई जाती है, और वो कह रहे हैं कि अब ये सीज फायर मांगेंगे भी तो हम इनको सीज फायर नहीं देंगे, हम इस जंग को किसी एक सर्टन कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, वरना तो हर 6 महीने के बाद हमारे साथ ये लोग यही किया करेंगे। तो आखिर इट हैज टू एंड समवेयर। तो
वो अब तैयार हैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए। और जो तो जो कुर्बानी हमने, देने के लिए लेकिन तैयार है, तो इसको लंबा कितना खींच सकते हैं? ईरान में कितनी कैपेसिटी है इस जंग को तवील करने में? देखें, ईरान की कैपेसिटी से बहुत पहले ये कैपेसिटी मिडल ईस्ट और गल्फ की खत्म हो जाएगी और दुनिया की खत्म हो जाएगी। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर तेल रुक जाता है तो 72 घंटे के अंदर अंदर शॉर्टेजेस फील होनी शुरू हो जाएंगी। और 15 दिन के अंदर जो मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, दे विल स्टार्व ऑफ, उनकी इकोनॉमी का पहिया रुकना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी एयरपोर्ट्स बंद रहे गल्फ के अंदर, आई थिंक, हम्म तो उसमें आप सोचें कि जो सारा फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो इससे पहले कि ईरान ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके अंदर बहुत बड़ा लैंड मास है। वो बरसों से इन इस आने वाली सूरत हाल की तैयारी कर रहा है। वो हम्म बेचारे सोलो फाइट कर रहे हैं, इस वक्त कोई उनके साथ नहीं खड़ा। वो बस, हम्म आप यूँ समझें कि वो अल्लाह पे भरोसा करके उन्होंने अब ये जंग का आगाज और स्टार्ट लिया हुआ है। और हम्म ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रक्शन होगी ईरान की। ये कोई हम्म इजी गेम नहीं है। पहले ही दिन आप देख रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों के स्कूल पे अटैक किया और 165 लड़कियां शहीद हो गईं। क्योंकि इसराइल हमेशा ख्वातीन और बच्चों के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा लड़ता है। उनके अंदर मैन टू मैन फाइट की या वो कैपेबिलिटी परहैप्स थोड़ी डाइल्यूट हो चुकी हुई है, बिकॉज बहुत अरसे से उन्होंने कोई रियल वॉर नहीं लड़ी है। सो बिल्कुल वो, तो जिस तरह की वॉर्स वो लड़ते हैं, जिस तरह के टारगेट्स को वो अटैक करते हैं, वही बेईमाना तरीका अभी भी हम देख रहे हैं कि दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तो ईरान इज प्रिपेयर्ड कि वो ये लॉसेस लेगा, लेकिन वो कुछ अब लेसन्स भी देना चाह रहा है। बिकॉज वही बात है, आप उनके लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि मतलब इनफ इज इनफ। कब तक ये एक वन टू मैन रूल यानी नेतन्याहू हो और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का चलता रहेगा? इट हैज टू स्टॉप समवेयर। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी हमने मिसाइल की बात की, एक चीज मिस कर गए, ड्रोन। ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में उनकी बकायदा ये पासदाराने इनकलाब हैं, उन्होंने उसकी बकायदा वीडियो शेयर की हैं। ड्रोन की कौन कौन सी चीजें मतलब कि ड्रोन में किस लेवल के ईरान के पास ड्रोन मौजूद है? हमने देखा कि बहरीन में एक बिल्डिंग के साथ ड्रोन हिट होता है तो उसने बड़ी तबाही मचाई थी। देखिए, अगर तो आप कहें कि ड्रोन्स की एफिकेसी अगेंस्ट इसराइल, तो वो तो कम है, बिकॉज ड्रोन की स्लो स्पीड होती है। ड्रोन्स को जॉर्डन के ऊपर ही वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं, या सीरिया के जब साउथ से गुजर रहा होता है। हम्म तो वो तो इसराइल पे हम्म जाके शायद कोई इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट रेंज टारगेट्स की बात करते हैं, जैसे आपने ये बहरेन की भी बात की है, तो यहाँ पे अगर जैसे सॉर्म्स जाते हैं ज्यादा, आप डाइल्यूट कर देते हैं डिफेंस एफर्ट्स को ग्राउंड से, तो फिर हम्म इनमें से कुछ ना कुछ निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब चूंकि अब बात एक और डोमेन में जा रही है, विच इज साइबर डोमेन, विच इज देन हम्म इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की डोमेन में, अभी हमने देखा है कि उसमें जानी शुरू हो गई है वॉर। ये वॉर अपनी डिफरेंट डायमेंशंस, ये वॉर अपने बड़े रूप बदलेगी। आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये साइबर में कन्वर्ट होगी, ये हैकिंग में कन्वर्ट होगी। तो और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो दोनों को ये वाली कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, वो कौन से हिडन हैंड होंगे, वो इस जंग को एक नई डायमेंशंस में लेके जाएंगे, और उसमें शायद लोगों के लिए सरप्राइजेस भी हों। अदरवाइज ये एक टेक्नोलॉजिकल दौर है, इसमें आप लॉजिक और 2+2 पे जाएं तो यू कैन ऑलवेज मेक आउट कि जी कौन जीतेगा कौन हारेगा। बस जाहिरन हम्म आप फोर्स कंपैरिजन करते हैं तो चीजें बड़ी वाज़ा होने शुरू हो जाती हैं, आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है अमेरिका और इसराइल की कंबाइन अगेंस्ट ईरान की छोटी स्ट्रेंथ के। लेकिन जब आप ये वाली कैपेबिलिटीज इस वॉर के अंदर डालना शुरू होते हैं, तो ये कैपेबिलिटीज हमें सरप्राइज कर सकती हैं। और जैमिंग, अब बाज लोग कहते हैं कि जी कुछ कुछ जैमिंग मैयर यूज हुए थे जिसकी वजह से कुवैत में ये फ्रेट्रिसाइड हुआ है अमेरिकन जहाजों का। आई डोंट नो, बट आई नो फॉर द फैक्ट कि कुछ साल पहले ईरान ने अमेरिकन बहुत ही लेटेस्ट ड्रोन जो है उसका लिंक खत्म करवा के उसको लैंड करवा लिया था सक्सेसफुली, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। सो ये, अब आप देखेंगे कि जब ये ऑल डायमेंशंस ऑफ वॉर इस्तेमाल होनी शुरू होंगी, तो फिर उसके रिजल्ट क्या होंगे? बज़ाहिरन तो सिवाय डिप्लोमेटिक सपोर्ट के या एक इमोशनल सपोर्ट के, हम देख रहे हैं कि दुनिया में ईरान को
एक्टिवली सपोर्ट करने वाला कोई सामने नहीं आया, बिकॉज लोग, कंट्रीज डरते हैं एक प्रॉपर कैंप बनाने की सूरत में, बिकॉज अमेरिका इज स्टिल बिल्कुल सुपर पावर। लेकिन पसे पड़ता वो किस किस्म की सपोर्ट देते हैं, बिल्कुल क्योंकि उनके इंटरेस्ट भी तो जेपरडाइज होते हैं। मैं वाज़ा इशारा दे देता हूँ, मैं ईरान की वो चाइना की बात कर रहा हूँ, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि जो शायद इस मौके पे कोई ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करें कि जो कोवर्ट हो, ओवर्ट ना हो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा इस खित्ते पे और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा ईरान की इस जंग की सूरत हाल की वजह से, अमेरिका और इसराइल की इस जंग की सूरत हाल की वजह से? खास करके पाकिस्तान में तो ये भी कहा जाता है कि मोसाद के नेटवर्क मौजूद है जो बीएलए को सपोर्ट करता है बलूचिस्तान में, इस तरह की भी चीजें नजर आती हैं। ये दोनों एक डिफरेंट टॉपिक हैं। पहली बात तो यह है कि इस जंग का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इस जंग के जाहिर है बहुत ज्यादा भयानक इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए कि ईरान को छोड़ के जो ईरान के सबसे ज्यादा सिंपथाइजर हैं वो पाकिस्तान में, ईरान के एक नेबरिंग कंट्री में ही है। और उनके जज्बात जाहिर हम्म। है, अगर वॉर बहुत ही नेगेटिवली जाना शुरू होगी तो मजीद भड़कते रहेंगे। ऑलरेडी एक गम की कैफियत में है सारी मुस्लिम वर्ल्ड। जिस तरह के अटैक्स हुए, जिस तरह की किलिंग हुई है, बच्चों की, बूढ़ों की, अम, जो रूहानी शख्सियात थी उनकी, तो और अगर इसके अंदर वो देखेंगे कि और chaos और डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई, तो ऑब्वियसली से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या और गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे उनको इस वक्त बहुत ही केयरफुली इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करना है, और उसको साथ साथ ये इस तरह के बयान देने भी जरूरी हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आने चाहिए, इन 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 सपोर्ट ऑफ अ राइचियस कॉज। जो सही है उसके हक में बयान आने चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये नहीं कहेंगे तो आपकी अपनी आवाम जो है वो भी समझेगी कि शायद कोई डिफरेंस है बिटवीन देयर सेंटिमेंट्स और उनकी गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स में। बाकी याद रखें कि जब एक आपके पड़ोसी कंट्री के अंदर क्यास होगा, उस क्यास के इफेक्ट्स तो आपके अंदर नेचुरली आने ही शुरू होंगे। तो वो उसको देखना बड़ा जरूरी है। फिर याद रखें कि जो हमारा कंबाइंड बॉर्डर है, रेस्टिव है बलूचिस्तान इस वक्त, तो उसके अंदर मसाद की एक्टिविटीज करना, उसके साथ में भी कोई और कंट्रीज भी मिल जाएं, तो वो फिर निस्बतन बड़ा आसान हो जाता है कि जब एक क्याटिक सिचुएशन होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए उसको निपटना। सो इन चीज़ों को हमें पहले से ही देख लेना चाहिए, और उसको देखते हुए अपनी ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में तो एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हम इस क्यास को दूसरी तरफ जाने से बचाएंगे और दूसरी जानिब को इस क्यास से बचाने की कोशिश भी करेंगे। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जिस तरह रियाज में, सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, इन तमाम में जिस तरह मिसाइल्स जो ईरान ने दागे हैं, उसमें बहुत सारे उनकी अपनी बिल्डिंग्स में उनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें जाकर लगे हैं। इस सब का सऊदी अरब इसको कैसे देखेगा? क्या वहां से कोई जवाब आएगा, कतर से कोई जवाब आएगा, बहरीन से कोई जवाब आएगा? वो इस सब से कैसे निकलेंगे और किस तरह इसको देखेंगे? जो ईरान ने मार कहा तो यही है कि हमने अमेरिकन एयरबेसिस पर, अमेरिकन अड्डों पर मारे, लेकिन वो तो उनका नुकसान हुआ है इन कंट्रीज का। वेल, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, देखें, उसके मुताबिक इन्होंने सिर्फ इन्हीं अड्डों पर मारे, और उसके अलावा इन्होंने नहीं किया। बाकी कोई मिसाइल जो किसी ड्रोन को गिरा रहा है उसके स्प्लिंटर हम्म। जाके लगे हैं, या कोई मिसाइल को एंटी मिसाइल लगा है तो वो फट गया है और बड़े इलाके में जाके उसके स्प्लिंटर हुए, इस तरह की चीजें ज्यादा हुई हैं। ईरान हम्म। बड़ा ही केयरफुल है, उसने ये मैसेजिंग भी दी है सारे गल्फ और मिडल ईस्ट को कि मैं सिविलियन टारगेट्स को नहीं ले रहा हूँ। और मैं फॉर अ फैक्ट जानता हूँ, मैं आपको दो चार कंट्रीज की मिसाल दे सकता हूँ जहाँ पे आई एम 100% श्योर कि वो इसी तरह कर रहे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा भी है जो ईरान के खिलाफ फैलाया जा रहा है ताकि नफरत क्रिएट हो बिटवीन गल्फ पॉपुलस और ईरान की पब्लिक के दरमियान में। लेकिन मेरे ख्याल में गल्फ की जो पॉपुलेशन है वो इस इजरायली गेम को बहुत अच्छी तरह समझती है, और उस उनका वर्ल्ड व्यू जो है इस चीज़ों के बारे में क्लियर होना शुरू हो गया है। बिल्कुल तो मेरा नहीं ख्याल वो इस बिल्कुल प्रोपेगेंडे में होंगे, और आई डोंट थिंक सो कि ईरान जो है वो इस तरह के सिविलियन टारगेट्स को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल।
लेकिन सर हमने देखा कि तेहरान में एक बैलिस्टिक मिसाइल जाके लगता है, उसकी तबाही इस तरह लगती है जिस तरह की कोई बहुत बड़ा बारूदी मवाद फट, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पे तेहरान में, तिल अबीब में, तिल अबीब की बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ, इसराइल में जब बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने मारा है वहां पर बहुत बड़ी तबाही हुई है, और उस तबाही से लगता है इस तरह की जिस तरह कोई बहुत बड़ा बारूदी मवाद फटा है। आपने भी शायद वो देखी होगी। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल क्या इतना उसका उससे वो होता है, या कोई और वजह भी हो सकती है, देखिए फैलाव जो मिसाइल उसका हुआ है? मिसाइल का अपना इम्पैक्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, वो एक लिमिटेड होता है। अनलेस कि जिस चीज के ऊपर वो जिस जगह पे जाके उसने हिट किया है वहां पे कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन जो है वो इंटेंसिफाई हो गया हो, वो मैग्नीफाई उसका इफेक्ट हो गया हो। अदरवाइज मिसाइल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। बाकी मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये अब फेक वीडियो का भी दौर है। और बिल्कुल बिल्कुल। हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि जी जो हम देख रहे हैं क्या वो हकीकत है, या उसको थोड़ा सा और क्रिएट कर दिया गया है, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया गया है। और इसराइल के अंदर आप जानते हैं कि इतना ज्यादा वो यानी कि वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है कि वीडियोस बाहर नहीं जाएंगी। और वहाँ पे मीडिया हम्म, कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो वहाँ से बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आती हैं। अनलेस कि कोई देयर आर सम अरब इजरायलीज, वो भी बहुत है वहाँ पे, वो बना लेते हैं वीडियो और वो उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। इजरायली पब्लिक जो है वो बड़ा रिफ्रेन करती है इन चीज़ों से, दे आर वेरी डिसिप्लिन इन दिस मैटर। सो मैं सर्टेनिटी से कह नहीं सकता कि वो इम्पैक्ट किस चीज़ के और कितना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जिसके लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।